नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। हर मंच पर कश्मीर राग अलापने वाले पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया है। उनके बयान से यह स्पष्ट संदेश गया है कि भारत पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और इसे वापस लेने की मंशा रखता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत वैश्विक मंच पर अपनी कूटनीतिक स्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को उछालता रहा है, लेकिन भारत ने हमेशा इसे द्विपक्षीय मामला बताते हुए किसी भी मध्यस्थता को खारिज किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बयान उसी रणनीति को दोहराता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बयान को भारत सरकार के किसी बड़े संकेत के रूप में देखा जाए? क्या यह पाकिस्तान पर नया कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है या फिर सरकार अंदर खाने में कोई ठोस योजना बना रही है? इस बयान से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ सकता है। भारत लगातार पीओके में हो रहे मानवाधिकार हनन और आतंकवाद को उजागर कर रहा है। ऐसे में इस बयान के बाद पाकिस्तान के लिए जवाब देना और मुश्किल हो सकता है। सवाल यह भी उठता है कि क्या भारत पीओके को लेकर सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा है या फिर उचित समय आने पर कोई ठोस कदम उठाने की तैयारी में है? इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अमूमन हर मंच पर कश्मीर राग अलापने वाले पाकिस्तान को इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर से करारा जवाब मिला है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं। यहाँ उनसे कार्यक्रम के दौरान पीओके यानी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को लेकर वहाँ के एक पत्रकार ने सवाल किया। फिर क्या था? इस पर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने उस पाकिस्तानी पत्रकार को ऐसा जवाब दिया कि उसके बाद उस पत्रकार को आगे सवाल करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। लंदन के चैथम हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान निशार नाम के इस पाकिस्तानी पत्रकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मध्यस्थ बनाकर कश्मीर मुद्दे को सुलझाने पर सवाल किया था। अब जरा ये भी देखिए कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पत्रकार को क्या जवाब दिया। On Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को खाली कराने के बयान पर पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान जारी करके दावा किया कि भारतीय विदेश मंत्री का बयान जमीनी हकीकत को नहीं दिखाता है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने बिना मांगे ही नसीहत भी दी कि भारत जम्मू कश्मीर को खाली करे। इधर विदेश मंत्री की पाकिस्तान को खरी खरी के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सत्ताधारी दल के साथ ही विपक्षी दल भी पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर एक बार फिर आक्रामक दिख रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की जो वर्तमान स्थिति है, यदि पहले से उसकी तुलना करें तो आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। जम्मू कश्मीर में एक सरकार है, जम्मू कश्मीर में अमन है, चैन है, जम्मू कश्मीर के लोग का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जिस बड़ी मात्रा में धरती के इस स्वर्ग पर टूरिस्ट जा रहे हैं, वो साफ ये दिखाता है कि एक बड़ा परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, जिसको बयान श्री जयशंकर जी ने बहुत अच्छे शब्दों में लंदन में किया है। निश्चित रूप से भारत का मान और गौरव बढ़ा है और उन लोगों को सटीक जवाब मिला है जो लोग जम्मू कश्मीर के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनर्गल प्रलाप कर रहे थे। कम से कम उन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रगति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल तक का सफर मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर ने किया है। वो जम्मू कश्मीर की धरती
जहां कोई कार्यक्रम नहीं होते थे, आज विश्व स्तर के G20 का कार्यक्रम, विश्व योगा दिवस, भारी पर्यटन, आज जम्मू कश्मीर के अंदर SC ST महिलाओं को अधिकार, आरक्षण के अधिकार, पत्थरबाजी की घटनाओं की समाप्ति, आतंकवाद की समूल नाश, ये वो बातें हैं जो आज स्पष्ट दिख रही है। जो बात POJK के बारे में कही गई है, पूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और ये हमारी प्रतिबद्धता है कि वहां की पग पग भूमि, कन कन भूमि हमारी मातृभूमि है। और दोनों सदनों ने एवं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये हम सबका संकल्प है। जहां तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये भारत सरकार की नीति रही है सन 48 से कि ये इलीगल है, गलत है, बिल्कुल गैर कानूनी है, एकदम हर अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म के खिलाफ है। कश्मीर हमसे जुड़ा था, वहां के महाराजा ने दस्तखत कर कर कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ा था और जबरदस्ती पाकिस्तान ने उसको हथियाया और हर हिंदुस्तानी चाहता है कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है देश का हिस्सा बने। हमारी ये हमेशा सतत यही नीति रही है भारत सरकार की। ला सकते हो तो लाइए, लेकिन उसके साथ साथ जब आप वो नक्शा देखते हो ना जम्मू कश्मीर का, उसमें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ठीक, लेकिन एक हिस्सा चीन के पास भी है। उसकी बात क्यों नहीं होती? उसका जिक्र क्यों नहीं होता? जब आप लाएंगे ना, मेहरबानी करके जब ये थोड़ा सा हम पे एहसान करिए, जब उस तरफ का लाएंगे तो जो चीन के पास है ना वो भी लाइएगा। कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच 3 युद्ध हो चुके हैं। ये मुद्दा दोनों देशों की आवाम के बीच भावनाओं से जुड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन ये भी सच है कि ये ऐसा विवाद है जो दोनों देशों के रिश्तों का नासूर बन चुका है। इस जख्म पर जब जब मरहम लगाने की कोशिश हुई, तब तब ये जख्म और गहरा होता गया। ये भी सच है कि ये मुद्दा दोनों देशों की राजनीति में टॉप पर रहता है, या यूं कह लें कि जो हाल वहां है वही हाल यहाँ है। भारत में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, सबने यही कहा है कि POK भारत का अभिन्न अंग है। वर्तमान NDA सरकार तो इस मुद्दे पर ताल ठोक कर बयान देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह पहले कई बार कह चुके हैं कि POK पर भारत का हक है और सही समय आने पर उसे वापस लिया जाएगा। इस बार विदेश मंत्री S जयशंकर के बयान ने देश में एक बार फिर कयासों की हवा को गति दे दी है। हर देशवासी यही सोच रहा है कि वो समय कब आएगा जब POK पाकिस्तान से ले लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो POK का इंतजार है और जयशंकर का प्रहार है। प्रहार भी है, बात भी निकल चुकी है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार POK मिलेगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, क्या रणनीति होगी। इस वक्त पे ये बस सच है, भारत जहां वैश्विक मंच पर अपनी एक अलग पहचान और तमाम चीजों को लेकर काम कर रहा है, उस समय पर इस तरह के बयानों के क्या मायने हैं। पाकिस्तान को थोड़ी सी मिर्ची जरूर लगी है, लगनी भी चाहिए थी, क्योंकि जब जब POK का जिक्र आएगा तो पाकिस्तान ना हस्तक्षेप करे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो को समझने की कोशिश की जाए तो क्या POK को लाना या लाने की कोशिश क्या सिर्फ बातों में होगी, या इन बयानों से क्या लगता है वो एक रास्ता खोलने की कोशिश है? क्या है इसके पीछे? क्या वाकई एक पूरी प्लान सरकार की तरफ से हो रहा है? सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रबल प्रताप शाही। प्रबल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखेंगे जावेद रहीम भट्ट। जावेद रहीम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं, कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी। JS सोढ़ी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं राणा अली जोहिब। राणा अली जोहिब जी, आपका भी बहुत स्वागत है। PDP का पक्ष रखेंगे मोहम्मद शफी भट्ट। मोहम्मद शफी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड RP श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। RP श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले खेमचंद जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, खेमचंद जी अभी हमारे साथ नहीं कनेक्ट हुए हैं। JS सोढ़ी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, आपकी आवाज आ रही है। JS सोढ़ी जी, POK का जिक्र एक बार फिर से आया है और POK का जिक्र ऐसे समय पे आ रहा है जिसको कनेक्ट करेंगे हम बहुत सारी जगह से।
ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला ने भी कही, उनके स्टेटमेंट को भी मैंने पढ़ा कि ये बात सच है। एलओसी पर जो एक विकसित बुनियादी ढांचा है, वहां पर रोड निर्माण से लेके तमाम चीजें जो हैं वो चाइना ने की हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब बात ये होती है कि पीओके किसका, पीओके की लड़ाई आज पहली बार नहीं है, लेकिन इस वक्त पे एस जयशंकर ने जो प्रहार किया, जो उन्होंने एक जवाब दिया पाकिस्तान को, उससे पाकिस्तान को बड़ी तेज से कहना चाहिए एक मिर्ची जैसी लगी है। वो कहते हैं ऐसे नहीं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है, रक्षा विशेषज्ञ हैं क्योंकि आपको क्या लगता है, क्या एक बड़ी तैयारी भारत की है? यदि है तो उसको चाइना की तरफ से लेकर जाना या लाना क्या इतना आसान हो जाएगा? कैसे इस कनेक्शन को देखते? जैन राखी जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और हमेशा रहेगा। 1948 से पाकिस्तान ने इस पे अवैध कब्जा किया है। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को सैनिक तरीके से आसानी से ले लेगा, तो मैं आपके दर्शकों का ध्यान लेके जाना चाहूंगा जनरल एमएम नरावने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं और 3 साल पहले रिटायर हुए थे। उन्होंने द प्रिंट में 7 अगस्त 2023 को एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यदि भारत पे 2 फ्रंट वॉर होती है तो भारत के लिए बहुत मुश्किल होगी। जब हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर लेने की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए राखी जी कि ये लड़ाई हमारी सिर्फ पाकिस्तान से नहीं होगी। हमारी लड़ाई जब भी हम छेड़ेंगे, अगर हम छेड़ेंगे तो हमारी लड़ाई चीन और पाकिस्तान दोनों से होगी। और इस वक्त चीन का जो सैनिक तैयारी है उसका पलड़ा बहुत भारी है, अगर हम पाकिस्तान का भी उसमें हिस्सा जोड़ दें, क्योंकि पाकिस्तानी सेना भी व्यावसायिक सेना है, कोई वो मिलिशिया नहीं है। तो ये पलड़ा चीन पाकिस्तान कंबाइन का भारी हो जाता है। आज की तारीख में चीन भारत से 30 साल 3 दशक आगे सैनिक तैयारी में। हाँ, एक तरीके से पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत में विलय हो सकता है। वो कंडीशन है जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के नागरिक चाहें या जब वहां के रेजिडेंट्स चाहें कि वो पाकिस्तान छोड़ के भारत में विलय होना चाहते हैं, खुद ब खुद वो चल के आए, तब आसान तरीका होगा। सैनिक तरीका बहुत मुश्किल है इस स्टेज पे। ठीक है, सोनी जी वापस आऊंगी। राणा अली जोहिब जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी, हाँ। आप वो मेरा म्यूट था। हाँ ठीक है, अभी मैं आपको सुन पा रही हूँ। राणा अली जोहिब जी, क्यों आपत्ति आ गई? मतलब अब ये लड़ाई, ये सवाल तो मैं नहीं करूंगी पीओके किसका, क्योंकि जेएस सोढ़ी जी ने बहुत अच्छे से बहुत क्लियरिटी दे दी, मगर ये लड़ाई आज की नहीं है, ये हमेशा की है। क्योंकि आप पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे लगता है जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है एस जयशंकर के बयान के बाद, क्यों पाकिस्तान उसको कह रहा है कि धरातल पर सही नहीं है, जमीनी स्तर पर ये ठीक बात नहीं है, इस तरह के स्टेटमेंट ना हो, क्यों ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो जो बात है आपने ये कहा, मैं जवाब दे देता हूँ सोढ़ी साहब का। उन्होंने कहा जी 1948 से ही ये जो पीओके है ये भारत का हिस्सा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जिस मुआहदे की, जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, वो शायद आपकी तरफ का तो हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा हमारा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान का स्टांस कश्मीर को लेके बड़ा क्लियर है। हम ये नहीं कहते कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में हम आपके भारत की तरह जो स्पेशल स्टेटस है उसको खत्म करके कब्जा करके हासिल कर लेंगे। हम ये कहते हैं कि कश्मीर के लोग ये फैसला करें कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान के कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि वो भारत के साथ रहें तो पाकिस्तान को कोई एतराज नहीं है। सेम इसी तरह अगर जो आपके इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, वहां के लोग ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, तो आप उन पे कब्जा नहीं कर सकते हैं। हमारा ये स्टांस बिल्कुल क्लियर है। इसमें तो किसी किस्म की आप ये समझे कि पॉजिटिव या नेगेटिव कोई चीज पाई नहीं जाती है। देखिए, हमें हालात को देखना है ना। हालात पाकिस्तान, ये जो हमारे वाला आजाद जम्मू कश्मीर है, इसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसी की डेथ हुई हो तो उसको इंडियन तिरंगे में लपेट के दफनाया गया हो, जबकि जैसे ही कोई इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जिसकी डेथ होती है उसको पाकिस्तानी झंडे में लिपटा के तो उसको दफनाया जाता है, जिसका प्रॉपर तरीके से क्लियर मैसेज है ये कि उन लोगों पर आपने फौज के जरिए कब्जा किया। देखें, हम अगर यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो वहां पर हमें फिर ये देखने को मिलेगा कि उनकी रेजोल्यूशन के मुताबिक रेफरेंडम होगा, इलेक्शन होगा, लोग फैसला करेंगे कि उन्होंने भारत के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना है। ये इंडियन हुकूमत या पाकिस्तानी हुकूमत ये फैसला नहीं करेगी। लेकिन हुआ क्या कि आपने 7 लाख की बजाय 12 लाख फौज कश्मीर में ऐड कर दी। उस फौज ने तकरीबन 3 साल तक आपने कर्फ्यू वहां पे लगाए रखा।
हजारों, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों कश्मीरी जो है वो शहीद हो चुके हैं। तो इस तरह के कब्जे को अगर आप कहें कि ये भारत का हिस्सा बन गया है, ये भारत का हिस्सा था, तो ये सारी दुनिया जानती है, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो रही बात आजाद जम्मू कश्मीर की, तो बयानात जो आपके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से दिए गए हैं, इस तरह की हवाई फायरिंग जो है वो पहले भी माजी में भी होती रही है। हाँ, इसको अमली जामा बिल्कुल नहीं पहनाया जा सकता। ये मेरा जवाब जो है वो सोडी साहब ने पहले ही दे दिया है कि सैनिक को अगर आप फौज उतार के ये कहें कि पीओके पे कब्जा कर लेंगे, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ना आपके पास आपके जो एयर चीफ हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, हमारे पास तैयारी नहीं है। उन्होंने कहा जी पिछले 10 सालों में तेजस तैयारों का कॉन्ट्रैक्ट अभी तक हमारे पास पूरा नहीं हुआ है। तो ये चीजें जो है ना, इनको सामने रखते हुए इस तरह के मैं समझता हूं कि बयानबाजी से भी गुरेज करना चाहिए कि जिससे दोनों मुल्कों के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं जो पहले ही बंद हैं, वो कहते हैं कि वो मजीद बंद रहे। ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ, पर एक सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी से होगा। खेमचंद जी जुड़े हमारे साथ। नमस्कार। हाँ खेमचंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, सुन पा रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। खेमचंद जी, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी थी। एस जयशंकर का जो बयान आया, जिस तरीके से उन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी चीजों को रखा, अभी क्योंकि पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हैं राणा अली जोहेब, वो बात कर रहे थे, उन्होंने एक बात बोली है। मैंने तो सर एक ही कश्मीर सुना था, जम्मू कश्मीर एक ही कश्मीर है, लेकिन राणा अली जोहेब जी को सुन के मुझे लगा कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड अलग हैं और इंडियंस ऑक्यूपाइड अलग हैं। मैं थोड़ा सा एक एलओसी समझती हूं मैं, जो जहां का मैंने अभी जिक्र किया था। मुझे तो ये बता दीजिए, वो कह रहे हैं कि ऐसे कभी कोई चीजें नहीं हो पाएंगी, और जिस चीज पर दावा करा जा रहा है वो दावा बहुत गलत है। कब्जा आप लोगों ने किया, गलत भारत ने किया, मैं अपने तरफ ले लूं, हम भारत से अपनी बात रख रहे हैं, तो इंडियंस ने किया, भारत ने किया, और उसके बाद तमाम चीजों को आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, और कहते हैं आप कितनी फौज रख दीजिए, उससे इसका समाधान नहीं निकलेगा। देखिए, हमें पाकिस्तान से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। और राणा अली जी अभी कह रहे थे कि वहां पे रेफरेंडम होना चाहिए, वहां के लोग बताएंगे। मैं इनसे बोलना चाहता हूँ, अब बलूचिस्तान में रेफरेंडम करा लो, क्यों नहीं कराते? कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता? अब सिंध में रेफरेंडम करा लो कि सिंधी लोग पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते। आपको आपकी हकीकत पता चल जाएगी, असलियत पता चल जाएगी कि पाकिस्तान के साथ ज्यादातर जो वहां के स्टेट्स हैं, ज्यादातर वहां के लोग हैं, नहीं रहना चाहते। और आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा भारत का है। आप लोगों ने चोरी से, धोखे से जो कब्जा किया हुआ है, आज नहीं तो कल वो भारत में पुनः पूरे का पूरा विलय होगा। अब रही बात कब विलय होगा, कैसे विलय होगा, उसकी बहुत सारी चीजें हैं, और सारी चीजें टीवी पे डिस्कस नहीं की जा सकती। और सब कुछ सेना से होगा या फिर हमें 2 फ्रंट 3 फ्रंट वार करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। डिप्लोमेसी में भारत के भी बहुत सारे दोस्त हैं, और भारत पे भी बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे देशों की इकोनॉमी डिपेंडेंट है। इवन चाइना अगर भारत से लड़ता है पाकिस्तान के लिए, तो चाइना को अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्या चाइना वास्तव में पाकिस्तान के लिए भारत से युद्ध मोल लेगा, दुश्मनी करेगा? अपने हित के लिए करे वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान के लिए करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन खेमचंद जी, एक सवाल और आती है, वो आती है अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की। अभी मुश्किल से बहुत ज्यादा दिन भी नहीं हुए, कल या परसों का घटनाक्रम है, शुक्रिया पाकिस्तान कह रहे थे। ये एक बड़ा सवाल है। एक तो क्या होता है, उनका जो ऑरा है वो ऐसा है कि वो कब क्या कर दे, एक भरोसा उन पर कोई नहीं करता। ये सब लोग अमूमन हर चर्चा में कहते हैं। तो भारत के साथ तो संबंध बहुत अच्छे हैं, मोदी जी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान को शुक्रिया कर रहे हैं इस समय पे, उसको क्या कनेक्शन निकालेंगे? पाकिस्तान को एक बहुत छोटी सी चीज के लिए उन्होंने शुक्रिया किया है, उन्होंने कॉन्टेक्चुअली किया है, जो मैं समझता हूँ कि भाई कुछ उग्रवादियों को पकड़ने में, क्योंकि पाकिस्तान को पैसे चाहिए, पाकिस्तान को सपोर्ट चाहिए, पाकिस्तान को कि भाई ब्लैक लिस्ट में अमेरिका पुश ना करे उनको, तो इसीलिए तो कुछ ना कुछ अपीजमेंट के लिए अमेरिका के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं। तो उसके लिए उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने धन्यवाद किया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अप्रिशिएट किया हो, पाकिस्तान के करंट स्टेटस को अप्रिशिएट किया हो, या वहाँ की आर्मी को अप्रिशिएट किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। और पहले भी जो ट्रम्प का सीधा सीधा रहा है कि ट्रम्प जो हार्डलाइनर हैं, जो कट्टरपंथी हैं, कट्टरपंथियों के द्वारा जो सरकारें चल रही हैं, वो नॉर्मली उनको सपोर्ट नहीं करते। और पाकिस्तान में जो सरकार चल रही है, हम सब जानते हैं किस तरीके की सरकार है। वो कठपुतली सरकार है। वहाँ की जो जनता है, जनता की ना भावनाओं के अनुसार वो काम कर रही है, ना जनता के लिए काम कर रही है। जनता वहाँ पे त्राही त्राही कर रही है। वहाँ पे जो इस समय महंगाई दर है वो सबसे ज्यादा है। हमारे जितने भी अड़ोस पड़ोसी देश हैं, सबसे ज्यादा महंगाई दर पाकिस्तान में। बेसिक चीजों के लिए वहाँ की जनता तरस रही है।
और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये जो चोरी से जो जम्मू कश्मीर का पार्ट इन्होंने लिया है, ये उसको कहते हैं कि भारत नहीं ले सकता। अब उसकी चिंता छोड़ो, आपकी आवाम जो भूखी मर रही है, जो बेसिक फैसिलिटी उनके पास नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, काम नहीं है, शिक्षा नहीं है, आप उनकी चिंता कर लो तो वो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है खेमचंद जी, वापस आऊंगी, 1 सेकंड के लिए रोक रही हूं। जावेद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जावेद जी जावेद जी, मुझे उमर अब्दुल्ला जो कह रहे थे, जिस एलओसी का जिक्र हो रहा था, जिसमें चाइना भी आ रहा था, पाकिस्तान तो है ही, पीओके का जिक्र हो तो भारत पाकिस्तान का नाम नहीं हो तो हो नहीं सकता, ये हम सबको पता है। मुझे पहले उस बयान के मायने समझाइए, कहाँ क्या इंडिकेट क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, अगर आप मैं उमर साहब की बात करते हैं या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप बात करते हो, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से कहा है कि हमारा जो मुल्क है, हिंदुस्तान में हम रहते हैं और इसके लिए हमेशा से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुर्बानियां दी हैं। आप देखिए, यहाँ जो भी यहाँ हालात रहे हैं, इसमें आप देखें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने मतलब बड़े से बड़े आप लीडर से लेकर कार्यकर्ता तक आप लीजिए, सबों ने कुर्बानियां दी हैं। और हमारे जो सदर है डॉक्टर फारूक साहब, उसने भी कहा कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान है और हम इसी में रहते हैं। और अब यहाँ जो जम्मू कश्मीर का जो बार बार जो इशू आता है या जो पाकिस्तान कश्मीर का जो आता है बार बार, देखिए एक पहले मैं आपने जो जम्मू कश्मीर की बात करूं, जो जम्मू कश्मीर मतलब आप देखिए यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो चुनी हुई सरकार है या जितने भी यहाँ किसी भी समाज के किसी भी तबके से जो लोग वाबस्ता है, पहले ये एक मतलब अपना एक अलग इसका वजूद था, एक रियासत थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मिला के, अब उसके भी 2 हिस्से कर दिए। अब यहाँ पूरी जो हम मतलब अभी जो लोग चाहते हैं या यहाँ लोगों ने वोट दिया है, सरकार चाहती है, यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे चाहते हैं और कि हमें रियासत का दर्जा मिल जाए, हमें जो स्टेट है वो रिस्टोर हो जाए। और साथ ही साथ यहाँ ये भी कहे कि जो भी यहाँ अगर कई हालात को मतलब कुछ डिस्टर्बेंस है या कुछ है, तो मतलब जो इश्यूज है, इन इश्यूज को वो डायलॉग के जरिए वो हल करे। ठीक है। हेलो। हाँ जावेद जी, मैंने आपकी बात को तो सुना, लेकिन मैं उस एलओसी की बात कर रही थी जिसका जिक्र आया है, जहां से बात चाइना की भी उठ रही है, जहां पीओके की बात भी उठ रही है, जिसमें पाकिस्तान भी आ रहा है। इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से था। खैर ठीक है, वापस आऊंगी। प्रबल जी, मुझे सबसे पहले कांग्रेस की, या कह लीजिए क्योंकि आप पक्ष रख रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। पीओके का जिक्र निकला है, जयशंकर का प्रहार आया है, पाकिस्तान को तकलीफ हो गई है, क्या कहेंगे? कश्मीर भारत का इंटरनल अभिन्न अंग है, इसमें तो कोई दो राय। और जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का है, क्योंकि भारत के में उसने एसेशन ट्रीटी की थी उस राजा हरि सिंह ने, और वो जम्मू कश्मीर पूरा, चाहे वो पाकिस्तान के अभी कब्जे में हो, चाहे वो चाइना के कब्जे, सारा का सारा संपूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। इस बात पे तो कोई उस पर विचार नहीं है, कोई इस पर कोई सेकंड थॉट नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि भारत के विदेश मंत्री बयान दे रहे हैं पिछले 10 वर्षों से। विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री बयान देते रहते थे। पीओके पर बयान देना ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ चाइना ऑक्युपाइड जो कश्मीर का अक्साई चीन का हिस्सा, उस पर भी मुझे लगा है उनको विचार करना चाहिए, उस पर भी देखना चाहिए। अभी जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, सेना के अधिकारी भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि डबल फ्रंट पे हमें लड़ना पड़ेगा, उस चीज को भी विचार करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें डायलॉग अपने जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग हैं उनके साथ स्टेट का मुद्दा है, उस मुद्दे को भी देखना है। और बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूँ उसमें, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर जिसे हम बात करते हैं कश्मीर के अंदर, वहाँ भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और CPEC जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक्साई चीन का जो दर्रे से जो टूट गई है, वन बेल्ट वन रोड जो
इनिशिएटिव है वो भी वादर पोस्ट कर गई है, वो भी कॉज ऑफ कंसर्न। तो बहुत सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और चीजें को देखना पड़ेगा, और मात्र बयानबाजी देने से नहीं होता। और ये चीज तो ये है कि ये बहुत बड़ी इशू है, इस इशू को न तो हम मीडिया पे हल कर सकते हैं ना बयानबाजी से हल कर सकते हैं। इससे कॉन्फिडेंट क्या हम क्या ठोस कार्रवाई करेंगे, क्या ठोस इस पर वो करेंगे, उस पर चीजें करनी पड़ेगी। और महंगाई का विषय है, महंगाई वहाँ पर कितनी है, भारत में विषयों में हमें कुछ देना नहीं है। भारत का महंगाई भारत के लिए है, हम पाकिस्तान से कंपेयर कर सकते। पाकिस्तान एक फेल स्टेट का है, जिसमें अभी आप देख रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर तमाम PLA के लोग हमला कर रहे हैं और पाकिस्तान के आर्मी से पोस्ट को तो पाकिस्तान एक फेल स्टेट है। उससे अगर कोई तुलना कर रहा है हमारा सियासतदान, हमारी पार्टी, भारत की पार्टी, वो भी ठीक नहीं। क्या मतलब है? ये है कि ठोस प्रक्रिया में पूरे संसद के लोगों को, हर राजनीतिक दल को आप कॉन्फिडेंस में लेकर ही कोई काम कर सकते हैं। बिना कॉन्फिडेंस के आप कोई काम नहीं कर सकते। आप सोचेगा आप अकेले कर लेंगे, आप अकेले बहुत सारी चीजें कर लेंगे, तो अकेले उसके लिए पूरी संसद में पहले भी 1948 के समय भी, इसके पहले भी सारी चीजें हुई, 1970 में भी बहुत सारी चीजें संसद ने पारित किया है कि भारत का हिस्सा है। पूरा पाक अधिकृत कश्मीर हो या चाइना अधिकृत कश्मीर हो, भारत का हिस्सा है, इसमें कोई देना नहीं। ठीक है, ठीक है, वापस आऊंगे। मोहम्मद शफी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मोहम्मद शफी जी, हाँ बोलिए बोलिए, फिर से बोलिए, मैं सुन नहीं पाई आपको। जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। मोहम्मद शफी जी, PDP की क्या मानना है? कि मैं ये एक छोटा सा सवाल इसलिए आपसे ले रही हूँ क्योंकि बात जम्मू कश्मीर की हो रही है। एक अच्छे दल के रूप में, राजनीति के रूप में तमाम तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, बातें आ चुकी हैं, बयानबाजी हो चुकी है, पहले भी हो चुका है, लेकिन इस वक्त पे ये बताना और दिखाना, या ये जो प्रहार है कि हम इसको, कहते हैं ना वो एक लाइन जो है कि चुराया हुआ, जो एक कहा जा रहा है आज एक टैग लाइन में कि इसको हम लेकर रहेंगे, ये हमारा है, हम लेंगे। उन्होंने आज अपने बयान में एक बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने 3-4 चीज़ों को गिनाया, हमारा पहला कदम, हमारा दूसरा कदम, हमारा तीसरा कदम, तो ये जो है तो चौथा क्या? POK, क्योंकि बोला उसके लिए गया। देखिए राखी जी, मैंने जो SJ शंकर जी का मैंने बयान सुना, बहुत ही अच्छा बयान था। हम वेलकम करते हैं ऐसे किसी भी कोई भी स्टेप होगा जहां पर सारा जो कश्मीर है एकजुट हो जाएगा, चाहे वो POK हो, COK हो, या जो हमारा अपना कश्मीर, अगर तीनों हिस्से मिल जाते तो इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है। हर 3-4 भाई अगर हम बिछड़ गए हैं, अगर इन सबों का एक जगह पर आना मुमकिन होता है तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। तो कुछ चीजें ऐसे होती है जो लोगों को बहलाने के लिए, उनका मन मुटाव करने के लिए कही जाती है, जिनका प्रैक्टिकलिटी में कोई मुझे लगता नहीं है कि कोई उसका असर होगा। 370 कश्मीर का, मैं हैरान रहता हूं जब मैं 370 के बारे में ये सुनता हूं कि हमने 370 करके कश्मीर का विलय भारत के साथ किया, तो मेरा डाउट हो जाता है जो हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन किया है हिंदुस्तान के साथ, तो वो उसकी क्या फिर वैल्यू क्या थी उसकी। मतलब ये 70 साल ऐसे ही थोड़ा चलता रहा। और मेरे जो पाकिस्तान के भाई साहब यहाँ बैठे थे, ये बड़ी बातें कर रहे थे ये प्लेबिसाइड का। प्लेबिसाइड की अगर हम बात करें तो सबसे पहला उसमें जो पहली उसमें जो उसमें शिक थी वो ये थी कि पाकिस्तान अपने एरिया जो उनके पास ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उससे अपनी फौज हटाकर फिर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा जहां पर कश्मीर में प्लेबिसाइड किया जाएगा। तो इन्होंने पहले वो स्टेप पूरा किया, जो रेफरेंस देने वाले हैं हमारे बारे में, इनसे पहले ये पूछा जाए कि आपने जो आपका काम था वो आपने किया नहीं किया। उसके बाद हम चाइना के पास जाएंगे कि अक्सर चीज आपने हमारा इलीगली फोर्सबली आपने ले लिया, वो आप हमें क्यों नहीं दे रहे हो। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो हिस्सा है, चाइना के पास जो हिस्सा है, जो कश्मीर का हिस्सा है, ये तीनों एक जगह रहे और हर एक के लिए प्रॉस्पेरिटी हो। यहाँ पर अगर हमें एश्योरेंस मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हम चाइना से भी लेंगे, पाकिस्तान से भी लेंगे, मैं तो कहता हूँ हमारे लिए उसी दिन होली भी होगी, दिवाली भी होगी और ईद भी होगी।
इससे बड़ी तो कोई हमारे पास बात ही नहीं होगी फिर, क्योंकि तीन भाई अगर एक जगह बिछड़ के 70-80 साल के बाद मिल रहे हैं, इससे कोई खुशैन बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती है। लेकिन 370 का इसमें एक ऐसे इस चीज को फिर एक्सप्रेस करना कि 370 ही जैसे कि कश्मीर का विलय इसके बगैर अधूरा था और हमने हटा दिया और यहाँ पर सारा हो गया। 6 साल बाद यहाँ पर इलेक्शन हो गए हैं, लोगों ने खुद इस गवर्नर राज से इन हालातों से तंग आकर आजिज आकर वोट डाले हैं। तो इस चीज को इस तरह से चेरिश करना मुझे लगता है कि ये लोगों के साथ भी सही नहीं है। इससे पहले भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी यहाँ पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर या और कुछ करना होता था तो प्रेसिडेंट रूल गवर्नर रूल में वो कर देते थे, इसमें कोई रुकावट थी नहीं, ना डेवलपमेंट में रुकावट थी, ना यहाँ भी गवर्नेंस में रुकावट थी, कोई किसी चीज की रुकावट ही नहीं थी। 370 हमारे लिए आइन में एक ऐसी चीज थी कि जो टर्म्स डिसाइड कर रही थी, जिसमें डिसाइड हुआ था कि स्टेट और सेंटर की क्या रिलेशन किस तरीके से चलेगी और इनका आपस में जो ट्रांजैक्शन ऑफ जो वर्क होगा वो कैसे चलेगा। तो ये सारा इसमें 370 का उतना बड़ा प्रभाव दिखा रहे हैं जैसे कि एक ये रावण की तरह बता रहा है कि 370 का कश्मीर में रावण था, जबकि रावण नहीं था। ये एक हमारे पास ऐसा कॉरिडोर था जिससे सेंटर और स्टेट की जो रिलेशन थी उसमें बड़े आराम से वो कंफर्टेबली चल रहे थे। तो फिर भी उसी बात पे मैं आऊंगा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ऐसा कोई विचार है, ऐसा कोई ख्याल है, ऐसा कोई प्लान है कि वो पीओके और सीओके को कश्मीर के साथ जोड़े, तो हम तो उस चीज का वेलकम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आरपी श्रीवास्तव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आया, जैसे कि सब लोग इस चीज को मानते हैं भारत का हिस्सा था, अभिन्न अंग, जिसको एक अच्छा वर्ड जो है वो अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। पर लड़ाई भी है जो वर्षों से चली आ रही है। अब इसको कैसे लाना है ये भी आसान नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से राना अली जोहिब जी को मैं अलग अभी रखूं, तो मुझे लगता है बाकी सबको लगता है कि सरकार के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं होगा। आप क्या ठोस कार्रवाई का कदम उठा रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आप इसको कैसे लाएंगे? दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से उनका वक्तव्य आया, जो चीजों को उन्होंने गिनाया है, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो पीओके हमारा है, उस पीओके हमारा है को बताने के लिए इतनी चीजें हो रही हैं, उसके बीच में पाकिस्तान को तकलीफ हो गई। पूरे मामले का समाधान कैसे निकलेगा? नहीं, देखिए राखी जी, 2-3 चीज़ों को समझने की जरूरत है। एक तो एस जयशंकर जी का बयान, उन्होंने बड़ी साफगोई से बताया कि किस तरह से 3 स्टेप उन्होंने बताया, और उसमें उन्होंने कहा कि 370 के बाद जिस तरह से कश्मीर में अमन चैन की स्थिति आ रही है, वहाँ का डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, वहाँ पर जो है आवाम चुनाव हुआ, वहाँ पर एक चुनी हुई सरकार है। इन सारी चीज़ों को अगर आप देखिए तो ये लगेगा कि अगर इस तरह का माहौल है तो चाहे पीओके हो चाहे सीओके हो, दोनों के, अभी हमारे पीडीपी के प्रवक्ता बोल भी रहे थे कि हम तीनों भाई इकट्ठा हो जाएंगे, तो ये तो इससे बड़ी बात क्या होगी। दूसरी बात है, भारत सरकार से इस बात की गारंटी भी चाहते हैं। तो हमें लगता है कि जितने लोग भी बैठे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता कि कश्मीर जो अभिन्न अंग है भारत का, उसको अपने साथ न जोड़ा जाए। तो यहाँ पर पीडीपी के जो प्रवक्ता हैं, चाहे एनसी के हैं, आप देखिएगा सभी लोग वहीं के हैं और सब ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो है, हमारे जो पूरे लोग हैं, जो एक तरह के कश्मीर के लोग हैं, जिसमें कश्मीरियत है, उसको इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। तो ये तो तय है, इस बात में तो पूरा दम है। जयशंकर प्रसाद जी का जो बयान है, वो जयशंकर जी का जो बयान है वो निश्चित रूप से इस बात की ओर इंडिकेट करता है कि कश्मीर पर कोई समाधान जरूर निकालने का प्रयास किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सोढी जी की। देखिए, सोढी जी ने 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट कहा। पहली बात यह है कि हम 2 फ्रंट वार होगा। निश्चित रूप से अगर पीओके सीओके दोनों होगा तो 2 फ्रंट वार होगा ही। दूसरी बात है 1 बेल्ट 1 रोड की बात हो रही, जहाँ जो वहाँ से निकली है, जिसको चाइना ने इस तरह से ही किया। तो अगर इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो ये बात तो तय है कि अगर मान लीजिए वार के जरिए अगर कोई कश्मीर को अपने मिलाना हो तो एक हमारे लिए चुनौती तो है। इस चुनौती को भारत सरकार कितना संजीदगी से लेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक दूसरी बात जो उन्होंने कहा, रेफरेंडम की बात किया, अगर पीओके के लोग चाहते हों और यहाँ का जिस तरह से शासन है, यहाँ का जो विकास है, यहाँ जिस तरह की चीज़ें नियंत्रित हैं, अगर वो लोग चाह लें, और अभी पाकिस्तानी हमारे मित्र पत्रकार ने भी बताया कि वहाँ के लोग चाहते हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि अगर वो लोग चाहते हैं भारत के साथ रहना तो उनको कोई एतराज़ नहीं है।
तो ऐसी स्थिति निर्मित करनी पड़ेगी। हमको लगता है भारत सरकार आज़ादी के बाद से हमेशा ये प्रयास करती रही है कि वहाँ के आवाम को लेकर के एक जो है सामंजस्य बनाया जाए। तो आने वाले समय में एक चीज़ तो तय है कि परिस्थितियाँ बदलती हैं, भारत सरकार का क्या नज़रिया होगा। और सरकार अभी जैसा कहा गया कि सभी दलों को कॉन्फिडेंस मिले। अभी तक हिंदुस्तान ने जितना भी पाकिस्तान से जो भी वार हुआ, तीन लड़ाइयाँ हुई, उनमें हमेशा सभी दल मिल करके ही भारत के साथ रहे हैं। और जो है भारतीयता के नाते वो लोग मिल करके सारे दल इकट्ठा हो जाते थे। हमें जब भी किसी देश से युद्ध होता है तो सारा यहाँ दल नहीं रहता है, यहाँ पर भारतवासी हो जाते हैं और इस बात का जो है प्रयास करते हैं कि वहाँ पर क्या होगा। तो हमें लगता है कि सरकार को एक अपने जो है देश में भी एक दलों के साथ भी बैठ कर के मसौदा तैयार करना पड़ेगा। दूसरी बात है वहाँ के आवाम की बात, जो जिसको सोनी जी ने कहा कि अगर वहाँ के लोग चाहें और यहाँ के शासन, यहाँ की व्यवस्था, तमाम चीज़ें, डेवलपमेंट, आप देखिए अब कश्मीर में काफ़ी कुछ हो रहा है। हम ये नहीं कहते, सरकार जो है वहाँ पर चुनी हुई सरकार है उमर अब्दुल्ला की, लेकिन ये बात तय है कि वहाँ पर जो सरकार चुनी हुई है वो भी उसी विकास की गति को आगे बढ़ा रही है। तो अगर इस तरह के माहौल बनता है तो निश्चित रूप से कोई नया समाधान निकलने की ओर जाता है। और एस जयशंकर का बयान इसी संदर्भ में लिया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और क्योंकि खेमचंद जी को कुछ आवश्यक काम था तो वो हमारे साथ अभी फिलहाल इस चर्चा में नहीं है, लेकिन जवाब बहुत सारे उनसे चाहिए थे भारतीय जनता पार्टी से। खैर इस चीज़ को मैं अब आगे बढ़ाऊंगी। सोढ़ी जी, एक बार वापस से आपके पास एक महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। अमेरिका का जिक्र मैंने किया था जब भारतीय जनता पार्टी से, तो वो ये कह रहे थे कि उनका शुक्रिया अदा करने का परिप्रेक्ष्य कुछ और था, पाकिस्तान खुद देख ले उसकी स्थिति कैसी है, क्या है। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान को क्या देखना है वो पाकिस्तान देख ले, लेकिन फिलहाल हम पीओके को यदि वापस लाने की बात करते हैं या पीओके की लड़ाई पर बात हो रही है, पूरी पॉलिसीज पर बात हो रही है, एस जयशंकर का बयान है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चाइना बीच में है, आपने भी एक्सेप्ट किया, और सैन्य क्षमता को देखें तो बहुत स्ट्रांग है, ये भी बिल्कुल सही है। अमेरिका को यदि मैं बीच में लाऊं, वो पाकिस्तान को थैंक्स करते हैं, मैं कनेक्शन दे रही हूं सिर्फ यहां पे, तो क्या उसके मायने भी वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था या आप कुछ और मानते हैं? कई बार कि पाकिस्तान 3-4 छोटे देशों में टूट जाएगा, पाकिस्तान पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाएगा, दिवाला निकल जाएगा, लेकिन मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान को तीनों महाशक्तियों का पूरा समर्थन है, अमेरिका, रूस और चीन। और ये तीनों महाशक्तियां पाकिस्तान को ना डूबने देंगी ना टूटने देंगी, क्योंकि एक एकत्रित पाकिस्तान इन तीनों महाशक्तियों के लिए बहुत फायदेमंद है। देखिए, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब भी उन्हें मौका मिले किताब जरूर पढ़े, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, जो डेविड मार्के ने लिखी है। इस लेखक ने बड़े अच्छे आंकड़ों के साथ लिखा है कि हालांकि अमेरिका दिल से पाकिस्तान को नहीं चाहता है, लेकिन तब भी वो पाकिस्तान से दूर नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत है बनस्पत पाकिस्तान को अमेरिका की। चीन और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो तो हम सारे अच्छी तरह जानते हैं, उसके ऊपर तो विवरण करने की जरूरत ही नहीं है। 2011 को 21 दिसंबर को जब अमेरिकी राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने पिवट टू एशिया पॉलिसी का ऐलान किया, उसके बाद से जिस तरह से अमेरिका और भारत के बीच में दोस्तियां गहराती गई, उस वक्त से रूस और पाकिस्तान के भी रिश्ते गहराने लग गए। तो जो मैंने शुरू में कहा, इस वक्त पाकिस्तान को तीनों महाशक्तियों का पूरा समर्थन है। हम देखते हैं कि आए गए दिन पाकिस्तान के ऊपर हम बयान प्रति बयान देते हैं, वो आतंकवादी को समर्थन कर रहे हैं, और ये बात सच भी है, वो खुले तौर से समर्थन कर रहे हैं। अभी कल ही पूरे उसमें खबरों में था जिस तरह से जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को पूरी तरह से और एक्सपैंड किया जा रहा है। पाकिस्तान ऐसा करता क्यों है? पाकिस्तान पे दबाव क्यों नहीं आता है कि इतने हम अंतरराष्ट्रीय फोरम से उठाते हैं पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन कर रहा है? क्योंकि इसे तीनों महाशक्तियों का पूरा समर्थन है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी। और जो आपने शुरू में कहा, आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के एक एक्शन को सराहा अपनी संसद की स्पीच में। उसी के कुछ दिन पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को 397 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए उनके लड़ाकू विमानों के लिए। यानी कि आप जो मैंने कहा, ये तीनों महाशक्तियां हर तरफ से पाकिस्तान को समर्थन कर रही हैं, और इसीलिए पाकिस्तान
के ऊपर एक जून ही रेंगती है। हम आतंकवादियों का इनके साथ कनेक्शन निकाल लें, हम अंतरराष्ट्रीय फोरम में कुछ बोले, पाकिस्तान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा राखी जी, देखिए पाकिस्तान का जो लॉन्ग टर्म एम है वो आतंकवाद को समर्थन देना तो है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म एम है कि 2035 में वो चीन के साथ मिलके भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेगा। और इसीलिए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवादी को पूरा समर्थन देता, आतंकवाद को वहां जीवित रखता है। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, ये जो युद्ध होगा 2035 का, इसे अमेरिका का इनडायरेक्ट सपोर्ट है, रूस का इनडायरेक्ट सपोर्ट है और चीन का तो पूरा डायरेक्ट सपोर्ट है ही है। तो सोनी जी, ये तो भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है। मुझे लग रहा है जो एक अंदर खाने से यदि हम कहें कि ठोस कार्रवाई कदम उठाने की जरूरत है, तो अब आपको एक एक्शन ही दिखाना पड़ेगा प्लानिंग के साथ। बैठे बैठे तो ना पीओके आएगा ना कुछ और आ पाएगा। राखी जी बिल्कुल, जो मैंने शुरू में पहली बार कहा कि जनरल नरावने जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं, जब उन्होंने लेख में साफ शब्दों में लिखा कि 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए दिक्कत होगी, तो अगर एक पूर्व सेना अध्यक्ष ओपन डोमेन में ये लेख लिख रहे हैं तो वाकई में ये चिंताजनक बात तो है। इसलिए बहुत जरूरी है, हमें 2-3 चीजें फौरन करनी होगी, एक वॉर फुटिंग पे करनी होगी। पहला, हमें अपना रक्षा बजट इंक्रीज करना होगा। हमारा 2019 से लेके आज तक रक्षा बजट परसेंटेज ऑफ जीडीपी को अगर हम माने उससे कम हुआ है। 2019 में हमारा परसेंट ऑफ जीडीपी रक्षा बजट 2.5% था, वो घट के इस साल 1.9% हो गया है। दूसरी चीज, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत तवज्जो देना होगा, क्योंकि आने वाले युद्ध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अहम भूमिका निभाएगी। 10 साल का समय बहुत अच्छा होता है राखी जी। 1 दशक में अगर हम दिन रात मेहनत करें तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि हम ये पाकिस्तान चीन के कंबाइन को हरा पाएंगे, लेकिन समय हमारे पास सिर्फ 1 दशक का है, अब सब कुछ हमारे हाथ में है। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ कहना चाह रहे थे राणा अली जोहिब जी? राखी जी, मुझे बड़ी खुशी हुई है सारे बयान सुन के कश्मीर को लेके। देखें, गुजारिश ये है कि जो आप पीओके की बात कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ एजेके, इसको हम आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं। जैसे हमने पहले ये बात की है, मैंने अपने पहले उसमें मामले में, कि हम ये नहीं चाहते कि कश्मीर को उठा के तो पूरे का पूरा हम पाकिस्तान के साथ मिला दें। हम ये चाहते हैं कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। वो अगर पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो भारत ये ना कहे कि जी हमारे साथ इनको जबरदस्ती मिलाए, ठीक है। दूसरी बात रही इनकी वार की कि पाकिस्तान में, तो ये मेरा ख्याल ये है कि पीओके की तरफ आने की बजाय, आजाद जम्मू कश्मीर की तरफ आने की बजाय, अगर थोड़ा सा आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो लद्दाख की तरफ भी देखते, तो जहां वो पहले 8000 किलोमीटर का एरिया था जो वो पहले चाइना के पास था, अब वो 8000 से बढ़ के 14000 किलोमीटर तक उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो वो तो वहां से अंदर घुसते शायद इतना जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसका एरिया ना हो जितना लद्दाख से वो अंदर की तरफ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, पेशकदमी कर रहे हैं। तो लिहाजा ये थोड़ा सा उस तरफ भी देखिए ताकि चीजों को जो है ना वो अच्छे तरीके से बैलेंस होके मामला जो है वो आगे चले। रही बात बाकी, यहाँ पे बात हुई कि जी आप रेफरेंडम बलोचिस्तान में करवा लें, सिंध में करवा लें, तो ये प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के, ये कोई ऐसी टेरिटरीज नहीं है कि जहां पे किसी किस्म का कोई मसला है, या ये डिस्प्यूटेड एरियाज नहीं है एज कम्पेयर टू कश्मीर। तो कश्मीर का जो भी एरिया, जो भी मामला है, ये यूएन के रेजोल्यूशन के मुताबिक होना चाहिए, जो हमारा 1948 से लेके आज तक मौकफ है। हम आज भी उसी मौकफ पर कायम है। ठीक है, प्रबल जी इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे उनकी बातों पर? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस चर्चा में एक तरफ हम चाइना को लाते हैं, सारी चीजों को प्लानिंग के तहत बात भी कर रहे हैं, मतलब एक बहुत अच्छी चर्चा थी, लेकिन जब राणा अली जोहिब जी बोल रहे हैं तो फिर वो भी डाइवर्ट करते हैं कि आप पाकिस्तान पे ज्यादा कंसर्न ना हो कि थोड़ा उधर लद्दाख के और आगे चले जाइए, जो एक दायरा बढ़ गया है। मुझे समझ में नहीं आता, चर्चा इस चीज की नहीं है कि हम किस पर फोकस करें किस पर नहीं। बात पीओके की थी, इसलिए हम पीओके पर फोकस हुए। वहां तो जाएंगे ही, लेकिन रास्ता तो उस चाइना से ही जा रहा है ना। देखिए राखी जी, क्योंकि आपने एक मसला छेड़ा है पीओके का, इसके 2-3 संदर्भ है। अगर राजनीतिक रूप से मैं देखूं, पहला तो जो चाइना का अतिक्रमण बढ़ता जा रहा भारत के अंदर, लद्दाख के पोर्शन में, अरुणाचल की तरफ और सिक्किम वाले इलाके की तरफ भी कोशिश है बढ़ने की, उसके खिलाफ तो हमें लगातार सरकार को कोशिश भी करनी चाहिए और सेना को भी लगातार वहां पर कर रही है।
लेकिन एक हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि शायद सोडी जी सैन्य अधिकारी है, सैन्य अधिकारी वो बात को मानेंगे कि ये जो सरकार ने जो सबसे ज्यादा भारत के साथ जो गलत काम किया है वो अग्निपथ योजना लाके, जो 4 साल की अग्निपथ योजना लाके सैनिकों की हमारे यहाँ बहुत बड़ी कमी है और आने वाले समय में इसका भुगतान हमें करना पड़ेगा। जो ये 10 साल का वॉरफेयर कह रहे हैं कि अगर सपोज के लिए 2035 में चाइना और पाकिस्तान, जैसा इनका कहना है कि चाइना पाकिस्तान मिलकर वॉरफेयर करेंगे भारत के साथ, तब तो भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि हमारी आर्मी घट के 50% रह जाएगी, क्योंकि रिटायरमेंट बहुत सारे लोगों की हो रही है और हम उसकी जगह पर कोई चीज भारत तो रह नहीं है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चीज है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए फिजिकल जो सर्विलेंस है उसकी भी जरूरत है। आर्मी बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही नहीं जीत सकती, फिजिकल उससे भी, वॉरफेयर से भी जीतेगी। प्रॉब्लम एक और चीज है कि मैं एक संदर्भ और भी देख रहा हूँ कि इसको इस कॉन्टेक्स्ट से अलग भी जाकर देख रहा हूँ। राजनीतिक रूप से समझदारी कितना है कि अभी उर्दू, फिर औरंगजेब और फिर पीओके, क्या भारतीय जनता पार्टी कोई विगत जो चुनाव है पटना बिहार का, क्या उसको लेकर कोई नैरेटिव सेट कर रही है क्या कि सारा चुनाव अब बिहार में जो चुनाव है वो औरंगजेब, पीओके, उर्दू पर फोकस करके और एक नेशनलिज्म का मुद्दा उठाकर वहां पर कोई मुद्दे विहीन, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत सारे फ्रंटों पर कमजोर हुए हैं, बहुत सारे फ्रंटों पर काम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो। अभी पंजाब में आप देख ही रही हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं और मान सरकार और मोदी की सरकार मिलकर वहां पे दबाने की कोशिश कर रही है। एमएसपी का मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत बड़ा मुद्दा है भारत में। तो मुझे लग रहा है सारी महंगाई बहुत बड़ा, इन सारे मुद्दों को हमें लग रहा है एड्रेस करने की जरूरत है। जहां तक पाकिस्तान के झूठ मुस्कुरा रहे हैं, देखिए ये बेबाकी से हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान बना क्यों। पाकिस्तान बनने का कारण ही यही है कि पाकिस्तान एक बफर स्टेट के तौर पर रखना था उन विदेशी शक्तियों को, खासकर ब्रिटेन और यूएस को, कि जो यूएसएसआर उस समय ऊपर था, यूएसएसआर से का इंटरफेरेंस ना रहे सीधे जो है अरब सागर तक, ग्वादर पोर्ट तक। इसलिए पाकिस्तान को बनाने का काम किया गया, जिसमें जिन्ना उनकी मदद किए और भारत के अंदर सावरकर ने मदद की, टू नेशन थ्योरी का। तो ये तो प्रूवन फैक्ट है कि भारत का जो है विभाजन हुआ। अब तो समय ये आ रहा है, आने वाले समय में समय आएगा, और आज नहीं आएगा, 50 साल बाद आएगा, 100 साल बाद आएगा। हो सकता है हमारे आने वाली पीढ़ियां ज्यादा समझदार होंगी, वो समझेंगे इन चीजों को कि युद्ध कोई चीज का हल नहीं है। युद्ध से आप बहुत सारी चीजों का मसला हल नहीं कर पाएंगे। गुर्बत दोनों तरफ है, गुर्बत इधर भी है, गुर्बत इधर भी है। गुर्बत से लड़ने की कोशिश है। बस ये खुश हो जाना कि पाकिस्तान में महंगाई ज्यादा है, भारत में कम है, या भारत में ज्यादा है, पाकिस्तान में कम है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें लगता है कि विषय पर काम करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इनके फेंके हुए नैरेटिव्स पर हम जो प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, प्रोग्राम से उसके संदर्भों को समझना चाहिए। एस जयशंकर जी, अभी एक और चीज है, अभी बहुत बड़ी चीज शायद सोडी जी को याद होगा, इसके पहले जब ट्रंप आए थे तो ट्रंप ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि मोदी जी आए थे और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान और भारत के बीच में चाइना जम्मू कश्मीर को लेकर मध्यस्थता करिए। ये बयान था एज ए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। तो अगर ऐसा बयान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि भारत की जो नीति रही है कि दूसरा तीसरा देश कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा भारत और पाकिस्तान के मसले पर, उसमें मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी से बहुत सारी गलतियां, विदेश नीतियों की बहुत सारी गलतियां, एस जयशंकर अपनी विदेश नीतियों की गलतियों को भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं इन सब विषयों के संदर्भ को लेकर, ये मुझे लग रहा है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इसके बावजूद कहना चाहता हूँ कि भारत का अभी हिस्सा जम्मू कश्मीर है, चाहे वो पाकिस्तान के अंतर्गत है, चाहे वो इस समय चाइना के अंतर्गत। तो काराकोरम को पास जो है चाइना को पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था 1900 मेरे हिसाब से 60 के आसपास, वो भी हमारा हिस्सा है। पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, और आज नहीं तो कल जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा भारत के साथ होगा, ये बात हम मानते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए विल पावर ठीक है। मोहम्मद शफी जी, नमस्कार।
क्योंकि समय की सीमा है, बहुत जल्दी से मोहम्मद शफी जी, आपने तो पहले ही कह दिया, यदि आते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा वेलकम हो जाएगा। ये जो लेकिन लाने की प्रोसेस है ना, इसको लेके मैं बहुत देर से इस चर्चा में हूँ। हर एंगल से चीज़ों को लाने की कोशिश है। सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी जो आती है वो सरकार पर आती है। फॉरेन पॉलिसी से आप क्या कनेक्शन देखते हैं, आप कैसे देखते हैं? सोढ़ी जी ने पहले ही क्लियर कर दिया, वो वॉर होगा। उस वॉर के लेके कहां कौन किसकी मदद कर रहा है, भारत को अलर्ट रहना है। अब भारत को अलर्ट रहना है तो इसके लिए एक स्ट्रांग पॉलिसी के तहत आपको काम भी करना होगा। तो आपका क्या, क्योंकि एक सुझाव के तौर पे भी आप अपनी बात को बता सकते हैं, कैसे इसको जीतेंगे, कैसे लाएंगे? देखिए, आजकल की जो थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी इनके रिमार्क्स से मेरे रिमार्क्स होंगे, क्योंकि आजकल का जो वॉरफेयर है वो एआई तो है ही, लेकिन जो आज इकोनॉमिक फ्रंट पे जो वार आजकल लड़े जा रहे हैं वो सबसे डेवास्टेटिंग होते हैं। आप दुनिया भर में देख लीजिए कि हर जगह अगर अभी कोई लड़ाई चल रही है वो इकोनॉमिक फ्रंट पे चल रही है। और मैं यही चाहता हूं कि कश्मीर हो या पूरा पैन इंडिया हो, यहाँ पर जब तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ना हो जाए, यहाँ लोग उनकी जो औसत जो उनकी इनकम है, वो आयु है, वो ना बढ़े, तब तक कोई वार, मुझे लगता है कि हम फिर पाकिस्तान को ताने देने के इस हिसाब में भी नहीं रहेंगे कि हम इनको ताने दें। अगर सारा फोकस वार पे ही रहेगा तो हमारी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो सफर हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि हर फ्रंट पे हम इस वार को लड़ें, और हम सबसे पहले अपने जो लोग हैं हिंदुस्तान के, उनकी जो जिंदगी है, उसका जो तरीका है, वो हम थोड़ा जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो उसको इम्प्रूव करने में अगर ज्यादा तवज्जो दे, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात होगी जो हमें फिर एट द एंड ऑफ डे, जब 10 साल का एक डेकेड का बता रहे थे अभी भाई साहब, तो मुझे लगता है तब तक हमारी सस्टेनेबल इकोनॉमी भी रही होगी, और हम उस टाइम किसी भी इवेंचुअलिटी को हम उस टाइम डील करने में फिर सक्षम रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो आरपी श्रीवास्तव जी, ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। हाँ, मोहम्मद शफी जी मैं रुकूंगी, एक सेकंड बस। आरपी श्रीवास्तव जी, क्या आपको भी लगता है कि ये 2035 की जो जिक्र सोढ़ी जी ने कहा कि ये वॉर होगा, क्या इस वॉर से ही कोई समाधान निकलेगा, या उसके पहले एक लंबा समय है अभी भी हमारे पास, 10 साल का, बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती हैं, और लगातार जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, जो एक रणनीतियों की बात हो रही है, वो पीओके पे वर्कआउट कर जाएगा उसके पहले? देखिए राखी जी, सोढ़ी जी ने चेताया है कि हमें मजबूत होना होगा, 10 साल में हमें पूरी तैयारी करनी होगी। खास करके हमारी जो सेनाएं हैं, हमारी जो सारी चीज़ें हैं, रक्षा का जो बजट बढ़ाना होगा। हमें पाकिस्तान, हमारे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें चाइना को भी फेस करना है। तो हमारी रक्षा व्यवस्था जो है करीब करीब उनके करीब आनी पड़ेगी। एक बात, वार होगा कि नहीं होगा ये तो हम अभी बता नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है कि उस समय की परिस्थितियाँ क्या है। देखिए, कभी कभी ऐसी स्थितियाँ आ गई हैं कि वार हुआ है, पाकिस्तान के साथ ही वार हुआ है, पाकिस्तान तीनों वार में उसको हार का सामना करना पड़ा। मेरा ये कहना है कि जिस बात के कहा जा रहा है कि पीओके की बात, हम जब वहाँ जा रहे हैं, अभी तो हम सीओके की बात छोड़ दें, हम तो पीओके की बात कर रहे हैं। अगर वहाँ का रेफरेंडम जो हमारे पाकिस्तानी मित्र पत्रकार भी बोल रहे हैं, या यहाँ का, अगर सरकार जो है हमारी जिस तरह से जो हमारा हिंदुस्तान जिस तरह से आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, और तमाम चीज़ें सुधार के कार्यक्रम हो रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हो रहा है, अगर इन चीज़ों से प्रभावित होकर के पीओके के लोग, जिस तरह के पाकिस्तान में हालात हैं, उनको देखते हुए ये रेफरेंडम की बात है कि वो क्या आना चाहेंगे। हमें लगता है कि जो बीच का रास्ता निकाला गया है, और जिस तरह से हमारे चाहे जो भी पीडीपी के नेता हों या एनसी के नेता हों, उन्होंने कहा कि हम सारे लोग मिल जाएंगे, हमें अच्छा लगेगा, सरकार गारंटी दे, तो ये प्रयास वहाँ के लोगों को भी करना पड़ेगा, वहाँ की आवाम को करना पड़ेगा। अगर वहाँ की आवाम लोगों को कन्विंस कर देती है तो निश्चित रूप से एक तो स्थिति बनती है जहाँ तक हमारे मतलब पाकिस्तान को जो है सह देने वाले, प्रोटेक्शन देने वाले देश हैं, वो तीनों महाशक्तियों की बात है। देखिए, पहले भी वार में अमेरिका का पूरा साथ रहा, लेकिन पाकिस्तान को तो हारना पड़ा, उसका कारण है। लेकिन अब जो बातें हैं, जिस तरह का चाइना चूँकि अपने इंटरेस्ट की बात करता है, और पाकिस्तान में जो है वो प्रयास करता है कि पाकिस्तान उसके साथ रहे, उस पर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसका काम चल रहा है। तो इस सारी तैयारी हिंदुस्तान को करनी होगी। और जहाँ तक वार का सवाल है, हिंदुस्तान हमेशा किसी भी युद्ध के लिए तैयार है और रहेगा।
हाँ, ये जरूर है कि हमें अपने सामरिक दृष्टि अपनी मजबूती कायम रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय भी हो गया है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बात बहुत महत्वपूर्ण आई कि क्या वाकई मोदी सरकार जो है वो पीएके को वापस लाने की तैयारी में है, एक बड़ा सवाल। क्यों ये सवाल आज है, वो इसलिए भी है क्योंकि एस जयशंकर ने जिस तरीके से अपने बयान दिए, जिस तरीके से उन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा काम गिनाया है, वो दर्शाता है कि पीओके को लाना है। तो जब पीओके है तो क्यों नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, और इसके लिए 2035 में वो वार होगा या नहीं, इसकी भी स्ट्रेटेजी रक्षा विशेषज्ञ बता रहे हैं अलर्ट रहने की जरूरत है। क्योंकि जो पॉलिसीज हैं, पाकिस्तान को 3 महाशक्तियों का जो सपोर्ट है, उसमें हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। क्या अपडेट इस पर और आने वाले समय में होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।